समझ आ गई? मतलब आपने सिंपली देखा था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में सारा कुछ आपने क्या किया था, पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। आपने ये भी देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा जब हम सी का प्रोग्राम लिखें। फिर आपने चैप्टर नंबर 9 में ये पढ़ा कि जो हम सी में प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए बेसिक एलिमेंट्स कौन से होंगे। ठीक है, मुकम्मल जो चैप्टर नंबर 9 है आपने उसमें पढ़ा कि हम वेरिएबल भी यूज करेंगे, हम आइडेंटिफायर भी यूज करेंगे। समझ आ गई है? तो इस लिहाज से आपने मुख्तलिफ क्या किए, एलिमेंट्स देखे कि कौन कौन सी चीजें हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसके अंदर हमने ठीक है देखना है कि इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, और इसमें प्रॉपर हमने इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग की स्टार्ट करनी है। इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, बुक्स ओपन कर ली सबने? हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नेम क्या है, इनपुट एंड आउटपुट। पहला जो आपको क्वेश्चन दे रहा है वो जरा देखिए क्या है, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट। आपने बताना है कि इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। उसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। एक तो इनपुट और आउटपुट का बताना है, दूसरा ये भी बताना है कि स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है, और फिर वो बता रहे हैं कि हाउ इज इट परफॉर्म्ड इन सी। और सी लैंग्वेज के अंदर आपने कौन कौन से फंक्शन यूज करने हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास है सवाल। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 10 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा मेन फोकस होगा इनपुट और आउटपुट के लिहाज। सब लोग मुकम्मल तवज्जो से ये ठीक है पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर है आपकी प्रोग्रामिंग है, और अगर आपको शुरू से प्रोग्रामिंग समझ आएगी तो आपको आगे भी समझ आएगा। ध्यान में रखिएगा। समझ आ गई है? तो सबसे पहले उसने सवाल ये किया है कि इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है, और स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है। सी लैंग्वेज का जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट को कैसे यूज करेंगे। समझ आ गई है? तो देखिए इनपुट समथिंग ठीक है टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज जब आप एंटर करते हैं, कंप्यूटर में जब कोई भी चीज आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इनपुट। तो सिंपली ध्यान में रखना है द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। अब देखिए हमें इनपुट का पता चल गया, सबको पता चल गया इनपुट। कभी पूछा जाए तो सिंपली ध्यान में रखना है द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। अब देखिए जब आप कंप्यूटर में कोई भी चीज एंटर करेंगे, इट मीन जब आप कंप्यूटर में कोई भी चीज इनपुट करेंगे तो उसके लिए आप जो डिवाइसेस यूज करेंगे, आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? कीबोर्ड। आप माउस भी यूज कर सकते हैं। समझ आ गई? इसके अलावा आप माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं। समझ आ गई? और इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। समझ आ गई है? कीबोर्ड से आप अल्फाबेट वगैरह कंप्यूटर में एंटर करते हैं, टेक्सचुअल डाटा। माउस से आप इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं, माइक्रोफोन से आपकी आवाज रिकॉर्डिंग होती है, और स्कैनर से जो पिक्चर्स वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो स्कैन होकर कंप्यूटर में चली जाती है। समझ आ गई? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। अब मुझे ये बताएं कि जब हम एक कंप्यूटर सामने चला रहे हैं, जो आम रूटीन में जनरली ज्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं, इन तमाम इनपुट डिवाइसेस में से सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है? कीबोर्ड। आपको पता है कई कंप्यूटरों के साथ माउस नहीं होगा फिर भी चलेगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, माइक्रोफोन भी लाजमी नहीं है, और स्कैनर भी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है। कीबोर्ड सबसे ज्यादा कंप्यूटर के साथ यूज होने वाली इनपुट डिवाइस। समझ आ गई इसकी? कीबोर्ड के जरिए जब आप कोई भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट है। ठीक है, कैसे? बात समझ आइए? हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले हमने कहा इनपुट क्या होती है। हमने कहा प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ हैं। हमने कहा उन
सारों में से सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो कौन सी है? लिहाजा हमने कहा जो इनपुट कीबोर्ड के जरिए दी जाती है इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट। समझ आ गई सबको? आप जरा आते हैं बुक की तरफ। तो देखिए वो हमें बता रहे हैं कि इनपुट क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज, ठीक है, इनपुट। Input is mostly given by the keyboard. Input ज्यादातर किसके जरिए दी जाती है? The term standard input refers to the input using keyboard. जो standard input है, ये जो term हम यूज करते हैं, ये उस input के लिए होती है जो कीबोर्ड के जरिए दी जाती है। समझ आ गई सबको? तो हमने इधर तक ये आपने करना है। हमने ये देखा कि input क्या होती है और standard input क्या होती है, दोनों चीजें हमने पढ़ ली है। अब देखिए इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आखिर में आपको नजर आ रहा होगा, C language provides many functions to get input from the user. Some important functions are as follows, या for input are as follows. तो हम देख रहे हैं कि C के अंदर आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिनकी मदद से आप क्या करेंगे, यूजर को कोई भी आपके पास दूसरा प्रोग्राम बनाया आपने, कोई भी आपने उससे नेम लेना है, उससे रोल नंबर लेना है, उससे किसी भी तरह की क्या करनी है, इनपुट लेनी है। कौन सी? स्टैंडर्ड इनपुट। कौन सी? कीबोर्ड के जरिए जो आप इनपुट लेना चाहते हैं उसके लिए जो फंक्शन हमें सी में दिए जाते हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। स्कैनएफ है, गेट्स है, गेट्स और गेट्स एचई। समझ आ गई है? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट का सबको पता चल गया। स्टैंडर्ड इनपुट वो होगी जो कि किस तरीके से दी जाएगी? कीबोर्ड के जरिए। समझ आ गई? और हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हमारे पास आपने एक सी का प्रोग्राम बनाया और इसके अंदर आपने क्या करना है, यूजर से कहना है कि आप अपना नाम एंटर करो। अब वो नाम कहां से एंटर करेगा? कीबोर्ड से। समझ आ गई? तो ये वाली इनपुट क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड इनपुट कहलाएगी। तो इसी तरीके से जो भी स्टैंडर्ड इनपुट होगी उसे स्टोर करने के लिए, उसे हमने मतलब गेट करने के लिए जो फंक्शन यूज करने हैं वो आपके पास एक होता है स्कैनर। क्या यूज कर सकते हैं आप? स्कैनर। उसके अलावा आप एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं गेट्स। कौन सा होता है? एक हमारे पास होता है गेट सी एच और एक होता है गेट सी एच ई। बताइए ये चारों फंक्शंस क्या करते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट गेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे समझ? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास आप जरा इसे ओवरव्यू करते हैं, दोबारा से एक बार देखते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा इनपुट क्या होती है। हमने कहा कि प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर स्टार्ट इनपुट। उसके बाद हमने कहा जो इनपुट है ज्यादातर दी जाती है कीबोर्ड के जरिए। लिहाजा स्टैंडर्ड इनपुट इज अ टर्म दैट इज रेफर्ड टू द इनपुट वाया कीबोर्ड। वो इनपुट जो कीबोर्ड के जरिए आप देंगे इसे क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाएगा। समझ आ गई? उसके बाद हमने देखा जो स्टैंडर्ड इनपुट होती है इसके लिए हमने सी के अंदर जब देखते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ फंक्शन यूज कर सकते हैं हम। तो इसके लिए कौन कौन से फंक्शन हम यूज करेंगे? हमने कहा एक होता है हमारे पास स्कैनएफ। इट मींस आप स्टैंडर्ड इनपुट को स्टोर करने के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट यूजर से गेट करने के लिए एक फंक्शन कौन सा यूज कर सकते हैं? हमने कहा एक गेट, दूसरा कौन सा है? एक से गेट सी एच और एक होता है गेट सी एल। समझ आ गई है? इन्हीं के हम आगे वजाहत पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अभी आप इतना ध्यान रखना है स्कैनएफ जो होता है ये हम काफी ज्यादा यूज करेंगे, आपको नजर भी आएगा। तो इनपुट को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा यूज कौन करेंगे? स्कैनएफ यूज करेंगे। स्कैनएफ उसके बाद हम यूज करेंगे गेट्स का फंक्शन। हम वहां यूज करते हैं गेट्स का मतलब होता है गेट स्ट्रिंग। क्या होता है? जब हमें यूजर से स्ट्रिंग लेनी होगी तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब आपको बताया था कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे यूजर ने अपना नाम एंटर करना। समझ आ गई? उसके बाद गेट्स क्या है? ये कैरेक्टर को गेट करेगा। क्या करेगा? कैरेक्टर को। और गेट सीएचई ये कैरेक्टर गेट करेगा। ई का मतलब है इक्वल्स। हम आगे जाके इसे उदाहरण से देखेंगे। इक्वल्स में होता है डिस्प्ले करना। मतलब ये वाला जो गेट सीएच है ना, ये जब इनपुट को गेट करेगा तो वहां पर डिस्प्ले नहीं होगी जो इनपुट आएगी। आपने उसने कहा प्रोग्राम में कहा गया एंटर अ कैरेक्टर। आपने वो एंटर किया तो गेट के स्टोर कर लेगा, वहां डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन इसमें डिस्प्ले भी होगा, स्टोर भी करेगा। समझ आ गई है? तो ये मुख्तलिफ फंक्शन हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होते हैं यूजर से इनपुट को गेट करने के लिए। बस तो समझ आ गई है? अब हम देखते हैं जो दूसरा हिस्सा था वो था कि आउटपुट क्या होती है और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है। अब इधर इसी को सामने रखें। देखिए हमने इनपुट पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं आउटपुट क्या होता है। अब हम देख रहे हैं आउटपुट क्या होता है।
जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो ये भी एक प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप टेस्ट करेंगे। समझ आ गई है? इनपुट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर। आउटपुट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। समझ आ गई है? उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास आउटपुट होती है ना डिस्प्ले करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस आप यूज करते हैं। आज होता है आउटपुट मॉनिटर पे भी नजर आती है, ठीक है, आउटपुट आपके स्पीकर पे भी आ रही होती है, आउटपुट आपके पास जो कंप्यूटर होता है प्रिंटर के जरिए भी आती है। आगे हम देख रहे हैं आउटपुट। हमने कहा आउटपुट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। ये प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, कंप्यूटर से कोई चीज गेट करते हैं। आपकी तरफ से कोई चीज कंप्यूटर की तरफ जाएगी, ये होगा इनपुट। कंप्यूटर से कोई चीज आपको मिलेगी, ये होगी आउटपुट। समझ आ गई है? तो हम देख रहे हैं कि ये क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है? गेट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। तो बहरहाल आपके पास आखिर में क्या कंप्यूटर ही है। इसमें भी हमने कहा कंप्यूटर से कोई भी चीज गेट करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसे क्या कहेंगे? आउटपुट। अब हम देख रहे हैं कि आउटपुट जो आपको नजर आएगी वो मॉनिटर पे भी नजर आ सकती है। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइसेस होती है उनमें से कौन सी होती है? मॉनिटर भी होती है। एक आपके पास प्रिंटर भी होता है। क्या होता है? प्रिंटर भी होता है। इसके अलावा एक आपके पास स्पीकर भी होते हैं, हैंड्स फ्री एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास क्या होती है? बहुत ज्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए आपके पास स्पीकर अक्सर नहीं भी होते, ऐसा होता है। आपके पास प्रिंटर अक्सर नहीं होता, लेकिन मॉनिटर आपको होता है इनमें से सबसे ज्यादा यूज। समझ आ गई है? तो इधर भी यही बताना है कि आउटपुट होती क्या है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। और फिर बताना है कि आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट ज्यादातर कहां पे नजर आती है? मॉनिटर पे। या मॉनिटर इज रियली यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट। दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। वो आउटपुट जो मॉनिटर पे नजर आती है उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट। समझ आ गई सबको? तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज, ये भी आपने ध्यान रखना। तो देखिए जरा उसमें आपको नजर आ रहा होगा द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। वो प्रोसेस जिसमें आप कंप्यूटर से कोई चीज गेट करते हैं ये क्या कहलाता है? आउटपुट। फिर वो बता रहे कि आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट ज्यादातर कहां पे नजर आती है? द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब वो आउटपुट आपके पास जो कहां पे नजर आएगी? मॉनिटर पे नजर आएगी। समझ आ गई सबको? यस सर। उसके बाद देखिए हमारे पास बता रहे हैं कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर आउटपुट आर एज फॉलोज प्रिंट एफ एंड पुट। जब हम बात करते हैं आउटपुट के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे प्रिंट एफ। कौन सा यूज करेंगे? और इसके अलावा हम पुट का फंक्शन भी इसमें यूज करेंगे। जैसे गेट्स का फंक्शन था ना, गेट्स स्ट्रिंग को गेट करने के लिए, पुट्स क्या करते हैं? स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। समझ आ गई है? और जो प्रिंट एफ है, जैसे आप स्कैनफ यूज कर रहे थे, हर तरह की इनपुट को स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्कैनफ को। और प्रिंट एफ आप क्या कर सकते हैं? हर तरह की स्टैंडर्ड आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। समझ आ गई? बाकियों की मैं बात इधर क्यों नहीं कर रहा, देखें तो आप बात करते हैं ना इधर, जैसे हमने अभी बात की थी, ये आपके पास आउटपुट के लिए फंक्शन है। ये कौन से हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए है ना, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं इनपुट के लिए। इनपुट के लिए कौन कौन से थे? हमने देखा था एक स्कैनर, कौन सा है? एक हमने देखा था इसमें कौन से आपके पास? गेट्स है। उसके अलावा हमने देखा इसमें गेट सी एस है। उसके अलावा गेट सी एस सी, ठीक है। तो अब देखें आपको बता ही रहा था इधर, अब ये जो है स्कैनर, अब ये गेट क्या करेगा? सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। ये क्या करेगा? सिर्फ कैरेक्टर को स्टोर करेगा। और ये क्या करेगा? हर चीज को स्टोर करेगा। नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इसमें आप हर चीज को स्टोर करेंगे। समझ आइए? स्कैनर की मदद से क्या करेंगे आप? ये कोई भी यूजर क्या करता है? नंबर एंटर करते हैं उसे भी स्टोर कर सकते हैं। यूजर कोई स्ट्रिंग एंटर करते हैं उसे भी स्टोर कर सकते हैं। यूजर कोई कैरेक्टर एंटर करते हैं उसे भी स्टोर कर सकते हैं। और गेट क्या करेगा? ये स्पेशली स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेगा।
और ये दोनों फंक्शन स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, नाम से पता चला। समझ आ गई? इसी तरीके से जब हम इधर देखते हैं आउटपुट के लिए, तो प्रिंटफ हर चीज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ आ गई? यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो प्रिंटफ उसे भी डिस्प्ले कर सकता है। यूजर कोई क्या करेगा, नेम वगैरह एंटर करेगा तो कैरेक्टर को भी ये डिस्प्ले कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, हर चीज को। समझ आ गई ना सर? उसके बाद हम देखते हैं पुट क्या करेगा, ये फिर पुट ऐसे स्ट्रिंग है, ऐसे क्या है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। जैसे गेट को स्ट्रिंग को स्टोर करेगा तो पुट क्या करेगा, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। समझ आ गई इसकी? तो आज का हमारा ये लॉन्ग सेशन था जो कि हमने आज पढ़ा। हमने देखा कि इनपुट क्या होती है, और इसके अलावा हमने देखा स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है। जरा दोबारा से गौर से सुन लें। आज हमने जो पढ़ा है हम क्लास में एक ओवरव्यू करेंगे। हमने कहा सबसे पहले इनपुट क्या होती है। हमने कहा प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर का देखो, वो प्रोसेस जिसमें आप कंप्यूटर को कोई चीज गिवन करते हैं, कंप्यूटर को कोई चीज देंगे, ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। हमने कहा कि इनपुट इज मोस्टली एंटर्ड बाय यूजिंग कीबोर्ड। इनपुट के लिए ज्यादातर कौन सी यूज होती है, कीबोर्ड। लिहाजा हमने कहा कि द स्टैंडर्ड इनपुट रेफर टू द इनपुट बाय कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट की जो टर्म है इसे आप किससे रेफर करते हैं, वो इनपुट जो कीबोर्ड के जरिए दी जाएगी। समझ आ गई है? उसके बाद हमने कहा कि आउटपुट क्या होती है। सॉरी, उससे पहले हमने देखा कि इनपुट के लिए फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा कि सी के अंदर इनपुट के लिए जो फंक्शन होते हैं, आपने देखा स्कैनर का फंक्शन आप इनपुट के लिए स्टोर कर, ठीक है, इनपुट स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। गेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, गेट स्पीड एस का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और गेट स्पीड एस ई का फंक्शन यूज कर सकते हैं। समझ आ गई है? फिर हमने कहा आउटपुट क्या होती है। हमने कहा आउटपुट असल में क्या होती है, आउटपुट प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। वो प्रोसेस जिसमें आप कंप्यूटर से कोई चीज गेट करते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, आउटपुट। हमने कहा आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट ज्यादातर कहां पे नजर आती है, मॉनिटर जो है ये ज्यादातर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा स्टैंडर्ड आउटपुट इज द टर्म दैट इज रेफर टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। स्टैंडर्ड आउटपुट की जो टर्म है इसे हम किससे रेफर करते हैं, कौन सी आउटपुट, जो कहां पे नजर आएगी, मॉनिटर पे नजर आएगी। समझ आ गई सबको? अच्छा, उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट होती है उसके लिए फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा उसमें दो फंक्शन आपने पढ़े, प्रिंट एफपी है और उसके अलावा पुट सी। समझ आ गई है? इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रिंट एफ का फंक्शन लॉन्ग, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पे, लेकिन इससे पहले अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम प्रॉपर वे में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। और आपको एक चीज बता दूं, आप आगे जब जाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, चाहे C++ है, C# है, जावा है, रियल है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, उसके लिए जो बेस है ना वो सी लैंग्वेज है। उसके लिए बेस कौन सी है, अब लास्ट में आपको बता रहा था, उसमें जब दिखा रहा था कि मैंने ये ऐप बनाई हुई थी, तो उसमें वो बताने का मकसद क्या था कि उसमें भी जावा यूज हो रही है, XML और जावा एंड्रॉइड के लिए यूज करते हैं आप। अब जावा के लिए भी आपको सी आना लाजिम है। जो सी लैंग्वेज है ना वो बेस है, वो बुनियाद है। यूं समझ लें जैसे आप अलिफ बे सीखते हैं तो आपको उर्दू आती है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको सी आती होगी तो आपको बाकी लैंग्वेजेस आसान हो जाएगी। समझ आ गई है? और जिसे सी लैंग्वेज ही नहीं आएगी ना, तो वो तो प्रोग्रामिंग के मतलब प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, आप में से जिसने ये सी लैंग्वेज अच्छे तरीके से कर ली ना, तो C++ इधर ही तैयार हो जाएगी। और जावा, C# और ये सारी लैंग्वेजेस का जो बेस उसके अंदर सारी चीजें आएंगी, ये आपको यूं समझ लें सारी लैंग्वेजेस सीखने के लिए जो बेस प्रोवाइड की जाएगी वो कौन करेगा, आपको सी लैंग्वेज करेगी। समझ आ गई है? तो हम सी के लिहाज से जब भी एक प्रोग्राम बनाएंगे तो अब हम देखने वाले हैं उस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ, ठीक है, जो स्टेटमेंट है आपको हर प्रोग्राम में लिखनी है। अभी मैं कुछ ठीक है स्टेटमेंट लिखूंगा, सब लोग रजिस्टर ओपन कर लें। ये वाले स्टेटमेंट आपको क्या करनी है, सेम एज यूज करनी है। समझ आ गई है? तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी से जा रहे हैं। सबसे पहले हमने नंबर फाइंड लिखिएगा, बाद में आप करेंगे।
आपने जब प्रोग्राम लिखना है, आपने कोई भी सी का प्रोग्राम बनाना है, आपको पेपर में आता है मिक्सर भी, तो आपको जो भी प्रोग्राम बनाना है, तो अभी कोड लिखने वाला ये आपने हर प्रोग्राम में लिखना है। समझ आ गई है? जो स्टेटमेंट अभी लिखूंगा ये आपको हर प्रोग्राम में लाजमी तौर पर लिखनी है। सबसे पहले नंबर साइन इंक्लूड stdio डॉट h, उसके बाद नंबर साइन इंक्लूड conio डॉट h, उसके बाद आप इधर लिखेंगे void main, और उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप ये बॉडी ऐड कर देंगे। इधर आपने CLR SCR और इधर आपने SC है, और इसमें कोई भी कोड आ जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, आपको हर प्रोग्राम में ये लिखने हैं। समझ आ गई है? आपने सी का कोई भी प्रोग्राम बनाना है, ये कोड आपको सेम एज लिखना है। आप लोग को एक चीज बताई थी, सी लैंग्वेज के अंदर ये ए और ये ए दोनों सेम नहीं है। कंपाइलर के लिए ये कोई और वाला है और ये कोई और वाला है, लिहाजा ध्यान में रखते हैं इसमें जो लोअर केस में तो सारा आपको लोअर केस में ही लिखना है। अगर आपने ये जो मेन लिखा है, इधर आपने एम को कैपिटल कर दिया, अब ये आपका एरर आ जाएगा। समझ आ गई? तो आपको जब लिखना है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बता दी है कि इसके अंदर क्या करना है, सेम जो कीवर्ड्स हैं, जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो आपको ठीक है, अभी तक मैंने कोड लिख के दिए, इसमें सारे लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं लोअर केस में, कोई एक लेटर इसमें कैपिटल नहीं है। और जब आप ही लिखा करेंगे इस स्टेटमेंट को, तो आपने सेम एज ऐसे ही लिखा। समझ आ गई है? नोट कर लीजिए। हम देख रहे हैं, आपको जल्दी कर ले बेटा। जी, तो जरा देखिए, हमने आपको मैंने एक चीज बता दी कि आपने जो सी का प्रोग्राम बनाना है, आपको एक चीज मैंने पहले ये बताई है कि आप में से जो भी अच्छी बना लेगा उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। समझ आ गई? जो सी के ऊपर फोकस करेगा उसके लिए जावा, सी शार्प और हर लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। लिहाजा जो सी के लिहाज से आज हम स्टार्ट करें, उसमें आपको बताया है सबसे पहले आपने जो भी प्रोग्राम बनाने उसके अंदर ये कोड तो आपको लिखने ही। समझ आ गई? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर सेम एज आपको कोड लिखना है। बाकी जो चेंजेस आएंगी हम इधर लिया करेंगे, कुछ वेरिएबल दिया करेंगे और कुछ कोड वगैरह हम इधर लिखा करेंगे। इसमें जरा देखें, अब आपको अगर याद हो, हम पहले पढ़ के आए हैं, ये दोनों लाइन आपके पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, याद है ना सबको? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में आपने पढ़ा था कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें मेन तीन पार्ट होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और बॉडी। यही था। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने हर प्रोग्राम में लिखनी है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था stdio.h और conio.h आपको लिखने का मकसद क्या है, हम इस प्रोग्राम के अंदर आज भी आपने पढ़ा है, हम जो जब कोई भी इनपुट लेंगे तो स्कैनफ यूज करेंगे, पढ़ा है ना सबने? और जब कोई आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। समझ आ गई? तो स्कैनफ और प्रिंटफ की डेफिनेशन पढ़ी है किसमें? stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h हेडर फाइल। समझ आ गई? आपसे कभी भी मैं पूछता हूँ stdio का मतलब क्या है, तो आपको बताना चाहिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट h का मतलब क्या है, हेडर फाइल के लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं। उसके बाद conio जो है ये कंसोल इनपुट आउटपुट और हेडर फाइल। conio की चीज का ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये कंसोल इनपुट आउटपुट का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपने ये दो फंक्शन यूज कर रहे हैं, clrs और get। अगर आप प्रोग्राम में ये फंक्शन हमने कहा हर प्रोग्राम में यूज करेंगे, अगर आप इनको यूज करते हैं और ये वाली स्टेटमेंट आप ये वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप ना लिखो ना, तो ये फंक्शन कभी काम ही नहीं करेंगे। इन दोनों की डेफिनेशन पढ़िए conio.h में। समझ आ गई सबको? अगर आप इनको यूज करेंगे और इसे आप यूज नहीं करेंगे, आप मतलब conio.h को इंक्लूड नहीं कराएंगे, तो ये फंक्शन काम नहीं करेंगे। इस चीज आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। क्या एरर आएगा? एरर आएगा कि जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिस हेडर फाइल के अंदर इनकी डेफिनेशन मौजूद है, वो हेडर फाइल अंदर मौजूद नहीं है, तो वो सिंपली आपको कहेगा कि ये जो फंक्शन है अननोन है, इन फंक्शन का कोई पता नहीं चल रहा क्या है। समझ आ गई? अगर आपको इनको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, conio.h यूज
तो फोन्यू डॉट एच किसके लिए यूज कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन के लिए, CLR, STR और stdio डॉट एच किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप, प्रिंट एफ और स्कैन है। समझ आ गई सबको। उसके बाद आपको बताया था void क्या है, रिटर्न डेटा टाइप को शो करेगा। आप हर प्रोग्राम में हम void भी लिखेंगे, आपने क्या करना है इसमें void भी लिखना है जो आपका अपनी चीज के लिए आते हैं। मेन क्या है, फंक्शन का नाम है। मेन क्या है, आपको बताया था मेन फंक्शन असल में क्या है, ये आपने पढ़ा भी था कि ये डोर है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ख्याल रखिएगा, कुछ ऐसे भी शाहकार होते हैं हमारे साथ भी दाखिल होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि मेन जो है इसका काम क्या है, और अगर मेन लिखेंगे तो प्रोग्राम की आउटपुट आएगी या नहीं आएगी, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। हमारे एक क्लास वाले होते, ठीक है, उनसे पूछा गया वो एक प्रोजेक्ट क्या किया, तो उसे उठा के ले आया, प्रेजेंट कर रहे थे। अब जब सर ने पूछा कि ये इसके अंदर मेन फंक्शन जो है ना वहां पर चलेगा, जिसने किसी और से लिया वो होता है ना प्रोजेक्ट वगैरह, उसे कब भी पता नहीं होता। अब उसने 3-4 बार कोड ऊपर किया नीचे किया, कई 100 लाइन का कोड था, उसे नहीं मिला। अब कहता है सर वो जो मेन का फंक्शन था ना वो किसी और यूएसबी में रह गया है, हालांकि वो वहां पे क्या कर रहा था, आउटपुट डिस्प्ले करा रहा था। तो आपको एक चीज मैंने बताई है कि मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। समझ आ गई है। तो लिहाजा मेन क्या होता है, स्टार्टिंग प्लेस होती है जहां प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो याद रखना है कभी भी कोई प्रोग्राम मेन फंक्शन के बगैर काम नहीं करेगा, मेन फंक्शन के बगैर काम नहीं करेगा। हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन लाजमी तौर पर होगा। तो आपने हर प्रोग्राम में ये लिखना होगा। बॉडी के अंदर आकर ये जो CLR STR का फंक्शन है ये क्या करेगा, आपके सामने जो आउटपुट स्क्रीन आएगी ना, जहां पर आपको आउटपुट नजर आएगी, आपने एक बार प्रोग्राम रन कर लिया तो आपको पता इधर आउटपुट आ जाएगी। आप जब दोबारा रन करेंगे, अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा तो आउटपुट इसके बाद आएगा, लेकिन अगर ये लिखा हुआ होगा, ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये आउटपुट वाली स्क्रीन को साफ कर देगा, क्लियर कर देगा। CLR STR का होता है क्लियर स्क्रीन, क्या होता है, तो ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसका मतलब ये कि अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो एरर नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, पहले वाली की आउटपुट मौजूद है और न्यू भी आ रही है। समझ आ गई है। लेकिन अगर आप इसे लिख देंगे तो इससे फायदा ये हो रहा है कि हर बार एक न्यू आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है। समझ आ गई इसकी। आपको जो चीजें बता रहे हैं ये सारे आपको काफी पता होने चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं आखिर में आपने गेट पीएचपी हर प्रोग्राम में लिखना होगा। असल में देखिए गेट पीएचपी क्या करेगी, कैरेक्टर को गेट करते, ठीक है, कैरेक्टर को गेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपने ये जितनी भी चीजें लिखी है ना वो सारी डिस्प्ले होती रहेंगी स्क्रीन पे। समझ आ गई। आप सपोज इधर लिख दिया प्रिंट टैब में पाकिस्तान, प्रिंट टैब में लिख दिया आपने अपना नाम, प्रिंट टैब में कुछ भी लिख दिया, वो सारा स्क्रीन पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब जब वो डिस्प्ले होगा, अगर आपने गेट पीएचपी ना लिखा तो वो डिस्प्ले होने के बाद में हम, ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग भी करेंगे। जरा देखिएगा, जब हम टर्बो C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम उसमें गेट पीएचपी के बगैर प्रोग्राम लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है जैसे आप उसे रन करोगे, पहले सामने कोडिंग होगी, बिल्कुल हल्का सा ब्लिंक होगा, मतलब ये समझ ब्लैक सी जगह आएगी, फिर दोबारा खत्म हो जाएगी और कोडिंग सामने आ जाएगी। इट मींस आपके सामने गेट पीएचपी ना लिखने से कोडिंग ही सामने रहेगी, आउटपुट आएगी, लेकिन आउटपुट वहां स्टॉप नहीं होगी, आउटपुट वहां स्टॉप नहीं होगी, बल्कि वो फौरन दोबारा क्या हो जाया करेगा, कोडिंग की तरफ ले जाया करेगा। अगर हम चाहते हैं कि जब एक आउटपुट आए और वो स्टॉप रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कब तक गेट पीएचपी आप होता है कैरेक्टर को गेट करता है, क्या करते हैं, ये जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, आप ये वेट कर रहे होते हैं कि कोई कैरेक्टर आप एंटर करो, जब तक इसे कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक आउटपुट स्क्रीन आपके सामने खड़ी रहेगी। समझ आ गई। इट मींस ये सारी स्टेटमेंट जो काम करती जाएंगी वो सारी डिस्प्ले होती जाएंगी, जैसे ही कैरेक्टर इसको मिलेगा वहां पर आपकी आउटपुट वाली साइड कहां पे चली जाएगी, कोडिंग की साइड पे चली जाएगी। समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि गेट पीएचपी का फंक्शन अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपके सामने आउटपुट वाली स्क्रीन है वो ब्लिंक करके खत्म हो जाया करेगी, लेकिन जब आप गेट पीएचपी लिख देंगे प्रोग्राम के अंदर तो ये फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर गेट करने का वेट करता है, जब तक इसे कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक इसकी, ठीक है, जो ये वेट कर रहा था वो खत्म नहीं होगा। लिहाजा आपके पास गेट पीएचपी को आमतौर पर आखिर में इसलिए लिखा जाता है ताकि जो आउटपुट है वो आपके सामने आके डिस्प्ले होती रहे, और कब तक होती रहे, जब तक कि गेट पीएचपी को कैरेक्टर ना मिले। समझ आ गई सबको।
तो अब आपको इसमें सारी कोडिंग का पता चल गया, इसमें सारे जो मेन टर्म्स हैं उनका पता चल गया, और ये याद भी रखनी है, घर जाकर खुद से लिखें और नोट्स बना के प्रॉपर वे में ये जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा ना सीख के लिहाज से नोट्स बनाते जाए तो बेहतर रहेगा आप। ठीक है, तो आपसे हमारा क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है। कल आप सबको ये सेम कोड आना चाहिए, कल मैं लिखवाऊंगा सबको लिखवाऊंगा। क्या हुआ ये वाला? मैंने आपको बताया था रिटर्न डायरेक्ट टाइप होती है। अगर आपने ये जो फंक्शन है सपोज आप इधर लिखो रिटर्न 0, ये फंक्शन 0 रिटर्न करे, 0 क्या इंटीजर है, फिर आप इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अगर ये फंक्शन कैरेक्टर रिटर्न करेगा तो कैरेक्टर लिखेंगे, फ्लोट रिटर्न करेगा तो कुछ भी रिटर्न लिख रहेगा तो इधर क्या लिखेंगे वाइड, अगर आपको याद हो पढ़ाया था। बाकी हम आगे जाकर फंक्शन खुद बनाएंगे, उसमें आपको वादे हो जाएगा कि ये रिटर्न डायरेक्ट टाइप कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, समझ आ गई। तो अभी जो आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने कल ये तैयार करके आना है, कल आप लोगों को सेम कोड लिखना आना चाहिए। सब लोगों को लिखवाऊंगा और मैं एक एक लेटर को चेक करूंगा, एक एक सेमीकोलन को चेक करूंगा, एक एक चीज को चेक करूंगा, समझ आ गई। आपको नजर आ रहा है इधर मैंने सेमीकोलन लगाए हैं, इधर ये पैरेंथेसिस लगाई, इधर इनके नेम लिखे, तो जैसे लिखा है वैसे के वैसे मुझे कल चाहिए, समझ आ गई है। तो समझ लें कल आपका ये बेसिक होगा, कल आपको ये आता होगा, हमने कल प्रोग्राम बना रहे हैं, समझ आ गई। कल मैं आपको 4 प्रोग्राम बनवाऊंगा और आपको समझ तब आएंगे जब आपको सबसे पहले ये कोड आएगा, आगे समझ। तो कल का आपका काम कौन सा है, कल आपने इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और ये